तो बताओ आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है बेटाओ? जिसका नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो बेटाओ सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो बेटाओ इस चैप्टर में अपन को मेन जो पढ़ना है वो है गाउस का नियम, और उससे भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। तो बेटाओ गाउस लॉ समझने से पहले, गाउस लॉ को समझने से पहले अपन के 2 टॉपिक क्लियर होने चाहिए। 2 टॉपिक कौन कौन से बेटाओ? एक तो है विद्युत फ्लक्स, एक तो है विद्युत फ्लक्स जो कि अपन ने पीछे वाले चैप्टर में अपन ने फुल डिटेल में उसको पढ़ा है, ठीक है। अब एक तो विद्युत फ्लक्स और दूसरा क्या है बेटाओ? सतत आवेश वितरण। दूसरा टॉपिक क्या है? सतत आवेश वितरण, ठीक है। ये 2 टॉपिक क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स तो बेटा चैप्टर फर्स्ट में अपन ने डीपली स्टडी किया हुआ है। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग अपन कहाँ से करेंगे? इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे अपन सतत आवेश वितरण से, ठीक है। तो हर साल एग्जाम में गाउस के अनुप्रयोग में से डेफिनेटली क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? अपन कहाँ से? पहला टॉपिक है सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बेटा पहले अपन ये समझते हैं सतत आवेश वितरण किसको बोलते हैं। ध्यान से देखना। सपोज 2 वायर हैं, 2 तार हैं, दोनों ही तारों को अपन ने क्या दिया बेटा? आवेश दिया, ठीक है। मान लिया एक तार पर आवेश बिल्कुल चिपक के बिल्कुल क्या है बेटा? पास पास है, और एक तार पर आवेश क्या थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो जब आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होता है, जब आवेश एक दूसरे के कहाँ अति निकट स्थित हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? सतत आवेश वितरण, ठीक है। और जब दूर दूर हो तो विभक्त आवेश वितरण, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन, ठीक है। फिर ये 2 अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। अब बेटाओ बताइए प्रकृति में जो वस्तुएं हैं आकार और आकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? प्रकृति में जो वस्तुएं आकार और आकृति के आधार पर कितने प्रकार की है? सोचो आप, कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी, कैसी कैसी? ध्यान से सुनो। अब बताओ कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ लंबाई ही होती है, जिनमें सिर्फ लंबाई होती है, जैसे तार हो गया। बड़ा कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। जैसे प्लेट होगी, कोई सतह हो गई। और बताओ कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन पर क्या होता है? आयतन होता है, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ 3 प्रकार की, जिनमें ओनली लंबाई है, जिनमें क्षेत्रफल है या पृष्ठ है, और जिनमें आयतन है, या यूं बोल सकते हैं एक वी में है, ओनली लेंथ है, लंबाई है, द्विवी में है, लंबाई चौड़ाई है, और त्रिवी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, ठीक है। अब बताओ ध्यान से देखो, बताओ जब इसको अपन आवेश देंगे, जब इस तार को अपन आवेश देंगे, सारा आवेश कहाँ जाएगा? इसकी रेखा में, मतलब लंबाई में,
कहाँ जाएगा, लंबाई में। इसको अपन आवेश देंगे, सारा आवेश कहाँ जाएगा बेटाओ, पृष्ठ पर। कहाँ जाएगा, पृष्ठ पर, ठीक है। और बेटा इसको जो अपन आवेश देंगे, सारा आवेश कहाँ जाएगा, आयतन में। कहाँ जाएगा, आयतन में, ठीक है। तो बेटाओ जब भी आवेश का वितरण एक रेखा में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण पृष्ठ पर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ऐसे अब आप मुझे बताएं, जब आयतन में है तो क्या बोलेंगे, आयतनीय आवेश वितरण, ठीक है। तो पहले अपन लिखते हैं इतना, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालें आप सतत आवेश वितरण। ठीक है, सतत आवेश वितरण है ना, पूरा दिख रहा है कैमरे में। तो बेटा इसमें लिखो सबसे पहले डेफिनेशन सतत आवेश वितरण में लिखिए, जब आवेश का वितरण एक दूसरे के अति निकट मतलब पास पास, अति निकट स्थित होता है, तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये दोनों डायग्राम बनाओ, ऊपर के दोनों बनाने हैं। ऊपर के दोनों डायग्राम, अब बेटा अगली लाइन से लिखो। दोनों डायग्राम बनाने को अगली लाइन से लिखें, सतत आवेश वितरण निम्न 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण निम्न 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर लिखेंगे अब अपन। फर्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, फर्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ, रेखीय आवेश वितरण। फर्स्ट नंबर रेखीय आवेश वितरण। अब ध्यान से देखो, अब बेटा रेखीय आवेश वितरण में क्या होगा बताओ। मान लिया कोई तार है, जब आप तार को आवेश दे रहे हो, सारा आवेश कहाँ जाएगा बताओ, लंबाई में। जब सारा आवेश कहाँ जाएगा, लंबाई में, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है या लंबाई के अनुदिश होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, ये तो वो सिंपल है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है, बिल्कुल ध्यान से देखें। मान लिया बेटा इस तार की लंबाई कितनी है, L, तार की लंबाई कितनी है L, और आवेश कितना है, प्लस कैपिटल Q। पूरे तार पर आवेश कितना है, प्लस कैपिटल Q। ठीक है,
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का घनत्व का फॉर्मूला बताओ आप मेरे को, क्या आएगा? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, कोई गलत फॉर्मूला नहीं है, मैं भी गलत नहीं बता रहा हूँ। अब बेटा ध्यान सुनो, मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि बताओ इसको अपन बोलते तो घनत्व ही है, बोलते तो अपन घनत्व ही है, ठीक है, पर एक्चुअल में इसके अंदर की बात क्या है, मतलब बोलना तो अपन को घनत्व है, पर अपने माइंड में अपन को क्या सोचना है, ध्यान से सुनना बेटा, इसका एक्चुअल में नाम क्या है, द्रव्यमान घनत्व, इसका नाम क्या है, द्रव्यमान घनत्व है इसका नाम। ठीक है, तो इसका नाम द्रव्यमान घनत्व क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें द्रव्यमान बटा आयतन है, द्रव्यमान बटा आयतन। दूसरी लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एकांक आयतन का द्रव्यमान। दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, कहने का मतलब जब एकांक आयतन में द्रव्यमान की बात होगी तो उसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान घनत्व। बेटा घनत्व डेंसिटी कॉमन वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपसे आज के बाद कोई आपसे पूछे घनत्व क्या है, तो आपको पूछना है कौन सा घनत्व, किस टाइप का घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व या और अलग टाइप के घनत्व हैं। यहाँ पर अपन एक घनत्व और पढ़ रहे हैं, उसका नाम भी मैं आपको ही बताऊंगा। तो बताओ जैसे ही द्रव्यमान बटा आयतन तो क्या बोलेंगे, द्रव्यमान घनत्व। पर यहाँ पर द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आवेश की। किसकी बताओ, आवेश की। तो यहाँ पर जो घनत्व परिभाषित होगा, क्या नाम होगा उसका बताओ, यहाँ पर जो घनत्व परिभाषित होगा उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा आवेश घनत्व। क्या नाम होगा, आवेश घनत्व। जैसे द्रव्यमान बटा आयतन द्रव्यमान घनत्व, ऐसे ही आवेश बटा आयतन क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान समझना, बताओ ध्यान से देखना, एल लंबाई पर क्यू आवेश है, एल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू, तो एकांक लंबाई पर कितना होगा, वही वाली बात है। 10 पेन कितने के बताओ, 20 रुपीज के। तो बताओ 1 पेन कितने का होगा, 20/10। सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ बताओ, एल लंबाई पर क्यू आवेश, तो एकांक लंबाई पर क्यू बाई एल, क्या है, क्यू बाई एल। तो इस क्यू बाई एल को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक नई भौतिक राशि लैम्डा। किससे दर्शाएंगे, लैम्डा से। और लैम्डा का नाम क्या है यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व। तो क्या लिखेंगे, लैम्डा बराबर Q/L, और लैम्डा का नाम क्या है बताओ, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखो पीछे क्या आ रहा है, आवेश घनत्व। रेखीय क्यों बोल रहे हैं, रेखीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबाई के अनुदिश है। ठीक है, लंबाई के अनुदिश है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर लिखें रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अब बताओ रेखीय आवेश वितरण में लिखो, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को, रेखीय आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं
जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब आप डायग्राम बनाओ, साइड में लिखना, इधर जगह उधर या फिर उधर लिखना है आपको, ठीक है, ताकि आपको याद रहे फॉर्मूला कैसे बना। लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्या नाम है, रेखीय आवेश घनत्व। इतना लिखो, फिर एक लाइन लिखेंगे, चलो अब ना इसके नीचे एक लाइन लिखो, यहाँ लिखा ना आपने रेखीय आवेश घनत्व, इसके नीचे एक लाइन लिखो। बताओ यहाँ से लैम्डा की परिभाषा क्या बनाएंगे, यहाँ से लैम्डा की परिभाषा क्या बनेगी, बताओ इसको अपन क्या पढ़ेंगे, बताओ। अभी मैंने लिखा था m अपॉन वी, तो उसको अपन ने पढ़ा था एकांक आयतन का द्रव्यमान। ऐसे यहाँ पर l क्या बेटा, लंबाई, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, एकांक लंबाई का आवेश। तो परिभाषा क्या बनेगी, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लिखो अतः स्पष्ट है कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। आगे चलें, चलो सेकंड नंबर क्या बताओ, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, इसमें क्या होगा बताओ, कोई पृष्ठ है, सतह है, प्लेट बोल सकते हो आप, आवेश देंगे, सारा आवेश कहाँ जाएगा, सतह पर, पृष्ठ पर। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी, जब आवेश का वितरण किसी सतह पर हो या पृष्ठ पर हो तो उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर अपन ने परिभाषित किया रेखीय आवेश घनत्व को, परिभाषित किया। ऐसे यहाँ किसको परिभाषित करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। वही वाली बात, मान लिया प्लेट का क्षेत्रफल कितना है a और टोटल आवेश कितना है q, सेम कॉन्सेप्ट है, a क्षेत्रफल पर q आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर q अपॉन a, एकांक क्षेत्रफल पर q अपॉन a, और इस q अपॉन a को अपन क्या बोलते हैं बताओ, सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा का नाम क्या है, यहाँ पर नाम क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ नाम क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। किससे दर्शाएंगे, सिग्मा से, q अपॉन a, इसका नाम क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो सेकंड नंबर लिखो, पृष्ठ आवेश वितरण। इसमें लिखो, जब आवेश का वितरण किसी सतह या पृष्ठ पर होता है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, पृष्ठीय आवेश वितरण में पृष्ठ आवेश घनत्व को
पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब ये पूरा लिख लो। पहले डायग्राम बनाना है, फिर साइड में ये लिखना है, फिर ये लिखना है। चलें आगे। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो। तो बताओ, जैसे अपन ने यहाँ परिभाषा बनाई थी एकांक लंबाई पर आवेश रेखीय घनत्व, ऐसे यहाँ परिभाषा क्या बनाएंगे, एकाई क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो लिखो, अतः स्पष्ट है कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। चलें आगे। थर्ड नंबर का लिखो। थर्ड नंबर का आयतनीय आवेश वितरण। आयतनीय आवेश वितरण बताओ, इसमें क्या होगा। मान लिया कोई गोला है, ठीक है, गोले का आवेश देते हैं, सारा आवेश कहाँ जाएगा, इसके आयतन में। डेफिनेशन क्या बनेगी, तो बताओ डेफिनेशन क्या बनेगी। जब आवेश का वितरण आयतन में होता है तो उसका अपन क्या बोलेंगे, आयतनीय आवेश वितरण। अब आयतनीय आवेश वितरण में किसको परिभाषित करेंगे, यहाँ पर परिभाषित किया रेखीय आवेश घनत्व को, यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व को। अब किसको करेंगे, आयतनीय आवेश घनत्व को। तो वही वाली बात, आयतन कितना है v, तो बताओ v आयतन में कितना आवेश है q, तो एकांक आयतन में कितना होगा q अपॉन v। इसको किससे दर्शाते हैं, रो से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रो बराबर Q अपॉन V, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आयतनीय आवेश घनत्व, ठीक है, आयतनीय आवेश घनत्व। तो थर्ड नंबर लिखो आयतनीय आवेश वितरण। इसमें लिखो जब आवेश का वितरण आयतन में, जब आवेश का वितरण आयतन में होता है तो इसे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, आयतनीय आवेश वितरण में, आयतनीय आवेश वितरण में आयतनीय आवेश घनत्व को, आयतनीय आवेश वितरण में आयतनीय आवेश घनत्व को
परिभाषित करते हैं, जिसे रो से व्यक्त करते हैं, जिसे रो से व्यक्त करते हैं। अब बताओ, ये गोला बना के पूरा ये लिखो यहाँ तक, ये साइड में लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा है, और थोड़ा दूर लिखना है आपको, मैंने बहुत पास में लिखा है, बोर्ड छोटा है इसलिए, मतलब बड़ा है फिर भी मतलब। अब बेटा उसके नीचे एक लाइन लिखो। अब बताओ आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा क्या बनाएंगे। जैसे क्या बनाया था, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, या क्या बोलेंगे एकांक आयतन पर आवेश। कौन सा घनत्व है, आयतनीय आवेश घनत्व। तो एक लाइन लिखो, अतः स्पष्ट है कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आयतनीय आवेश घनत्व कहलाता है। चले आगे, अब एक नोट लिखो। अब एक नोट लिखे बताओ कितने प्रकार के आवेश वितरण पड़े, 3 प्रकार के। कौन कौन से, लैम्डा, क्यू अपॉन एल, सिग्मा, क्यू अपॉन ए, रो, क्यू अपॉन वी। ठीक है, मात्रक बनाए क्यू अपॉन एल, लैम्डा का मात्रक, ऊपर क्या है क्यू, आवेश का मात्रक क्या होता है बताओ, कुलाम लंबाई का मीटर, कुलाम अपॉन मीटर। ऊपर आवेश है तो कुलाम, क्षेत्रफल का क्या होगा मीटर स्क्वायर, इधर कुलाम अपॉन आयतन है तो मीटर क्यूब। ठीक है, विमीय सूत्र क्या है बताओ, कुलाम का आवेश का क्या होता है A1 T1, मीटर का क्या होगा L1, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, सब सिखा रखा है 11 का कॉन्सेप्ट है। तो क्या है A1 T1, प्रत्येक बच्चों को आना भी चाहिए। ये 11 की स्टार्टिंग इससे होती है, यूनिट डायमेंशन मात्रा के विमा से। अब ये भी बनाना नहीं आया तो कूटेगा, क्या आएगा A1 T1 L-3। इसको लिखो, चलें। तो बताओ ये था अपना सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये अपना क्लियर है, विद्युत फ्लक्स अपना क्लियर है। तो अब अपन आ सकते हैं किस पर, गाउस के नियम पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब बेटाओ लिखो अगला टॉपिक, गाउस का नियम। गाउस लॉ, कोस लॉ। अब बेटा गाउस का नियम ध्यान सुनना, पहले अपन समझते हैं गाउस का नियम पढ़ते क्यों हैं। पहले अपन को समझना पड़ा गाउस का नियम पढ़े क्यों, क्या ज़रूरत है अपन को गाउस का नियम पढ़ने की, या गाउस ने नियम दिया क्यों। तो पहले गाउस का नियम पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जो कि बहुत शानदार अनुप्रयोग है। ठीक है, तो पहले गाउस का नियम पढ़ते हैं। तो बताओ गाउस का नियम पढ़ते क्यों है, पहले वो समझ रहे हैं अपन। मान लिया प्लस क्यू आवेश है ओ बिंदु पर, क्या है प्लस क्यू आवेश, इससे स्मॉल आर दूरी पर मान लिया कोई बिंदु P है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको ये पता करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये आपको पता करना है यहाँ पर। तो बताओ इसके लिए तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, और चैप्टर फर्स्ट में अपन पढ़ के आए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा फॉर्मूला है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर कहाँ से निकाला था अपन ने, ये E बराबर F अपॉन Q से ही बना था। इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बना है। बेटा F क्या है यहाँ पर, कुलाम बल। यहाँ पर F क्या है बेटाओ, कुलाम बल। तो ध्यान सुने, अगर बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण आपको किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, बिंदु आवेश या स्थिर आवेश के कारण अगर आपको तीव्रता निकालनी है, तो आप आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है। प्रॉब्लम यहाँ होती है, अब मान लीजिए बिंदु आवेश नहीं है, बिंदु आवेश नहीं है और आवेश का वितरण है। क्या है, आवेश का वितरण है, आवेश का वितरण है, और आवेश के वितरण के कारण मान लिया एक तार है, तार पर आवेश है, बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। प्लेट से R दूरी पर बिंदु P यहाँ है, यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले से R दूरी पर बिंदु P यहाँ है, यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बताओ विभिन्न आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, कुलाम के नियम वाला। क्यों, क्योंकि कुलाम का नियम लागू होता है बेटा स्थिर आवेश पर। कुलाम का नियम लागू होता है स्थिर आवेश पर, ना कि आवेश वितरण पर। आवेश वितरण पर तीव्रता अगर आपको निकालनी है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, गाउस के नियम का उपयोग करना पड़ेगा। तो गाउस का नियम क्यों पढ़ते हैं, विभिन्न आवेश वितरण, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किसका अध्ययन करते हैं, गाउस के नियम का। ठीक है, तो पहले इतना लिखेंगे, फिर समझेंगे होता क्या है। पहले तो अपन ने देखा कि गाउस का नियम पढ़ते क्यों हैं, फिर अपन देखते हैं गाउस का नियम होता क्या है। ठीक है, तो लिखो विभिन्न आवेश वितरण के कारण, विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस ने एक नियम दिया। गाउस ने एक नियम दिया। अब ना नियम क्या बोलता है वो अपन समझते हैं, ध्यान से देखो। नियम क्या बोल रहा है, मान लिया कोई बंद पृष्ठ है, क्या है बंद पृष्ठ, कोई आवेश है +2 कूलाम -5 कूलाम +3 कूलाम
3 कूलाम मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ निकलती है, बाहर, और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र कहाँ आती है, अंदर। ऐसे इनसे भी कहाँ निकलेंगी, बाहर। तो अपन जानते हैं जब किसी बंद पृष्ठ से रेखाएं बाहर जाती हैं अंदर आती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अभी पढ़ के आए हैं अपन। तो बेटाओ गाउस ने क्या बोला, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, काल्पनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, मतलब आवेशों का बीजगणितीय योग करें अपन यहाँ पे +2 +3 +3 -5 अपॉन, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, या वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोड भी लिख सकते हैं। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के या माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग। तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, समेशन क्यू, और माध्यम के लिए क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनती है, गाउस के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बस आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। तो क्या बना, तो क्या बना फॉर्मूला, फाई cos 2 समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो किसके लिए है, माध्यम के लिए। या लिख देता हूं, माध्यम के लिए। ठीक है, फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको खुद देगा। बात करें वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन क्या बन जाएगा बताओ, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपन सब जानते हैं वैल्यू, चैप्टर फर्स्ट में आपको लिखवाई थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि अलग अलग माध्यम की अलग अलग होगी, लकड़ी के लिए अलग अलग होगी, लोहे के लिए अलग होगी, कांच के लिए अलग होगी, कपड़े के लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलें। वी नो दैट, बताओ बेटाओ फ्लक्स का फॉर्मूला अपन चैप्टर फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एस। एस क्यों लगता है, क्योंकि पृष्ठ समाकल है, और बंद क्यों होता है, क्योंकि बंद आकृति का होता है, इसीलिए। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये फ्लक्स गाउस के नियम से है और ये फ्लक्स कॉन्सेप्ट से है, मतलब फ्लक्स वाला फॉर्मूला है। तो इक्वेशन 1 व 2 से अपन क्या लिख देंगे, दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपन, ये तो अपन ने लिख ही लिया कि गाउस के नियम पढ़ते क्यों है। अब अगले लाइन से लिखो, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित
आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, तब यहां से लिखो, यहां से लेके यहां तक जल्दी से जल्दी चलें। चलो अब बताओ, अब लिखते हैं गाउस के नियम से कुछ बातें अपन को पता चलती हैं, वो अपन लिखते हैं। गाउस के नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है वो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन से लिखो, इसके बाद लिखना है, ऐसे लिखो, गाउस के नियम से स्पष्ट है कि, गाउस के नियम से स्पष्ट है कि, ऐसे टॉपिक लिखो, मतलब ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर लिखो, इसमें फर्स्ट नंबर लिखो। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या है, बताओ फर्स्ट नंबर पर क्या लिखेंगे, बताओ फाई क्या है यहाँ पर, फाई क्या है, क्या है फाई, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे, बताओ यहां इस फॉर्मूले में आपको कहीं लैम्डा, सिग्मा, रो तीनों में से कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो बताओ, बंद पृष्ठ से या काल्पनिक बंद पृष्ठ अपन बोल सकते हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो को अपन क्या बोलते हैं, आवेश वितरण। बताओ इन पर निर्भर कर रहा है क्या, इन पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ अपन को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा अपन क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। तो फर्स्ट नंबर लिखो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वितरण पर निर्भर नहीं करता है। अगला लिखो, अगला क्या है बताओ, बताओ इसका फ्लक्स निकालूं फाई वन, क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू फाई बराबर क्या है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर आवेश का बीजगणितीय योग क्या होगा, +2 - 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर क्या आएगा -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बताओ इसमें भी क्या आएगा, फाई टू बराबर +2 - 5 एप्सिलॉन नॉट -3 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ दोनों आवेश, दोनों आकृति अलग अलग है कि नहीं है, एक वर्गाकार है और एक वृत्ताकार है, फिर ठीक है, फिर भी इनका फ्लक्स क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, अगर करता
तो दोनों की आकार आकृति अलग अलग है, तो फ्लक्स भी क्या आता, अलग अलग आता। ठीक है, तो सिर्फ फ्लक्स निर्भर करता है अंदर के आवेशों पर, मेन चीज़ बस इसमें यही है। ठीक है, तो इसमें अगला आंसर लिखो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आकार और आकृति पर, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब बताओ थर्ड नंबर का लिखो, ये कुछ नहीं बनाना है आपको, ये रफ है, रफ समझाने के लिए। अब सुनो थर्ड नंबर के क्या है, बताओ इसी में अगर मैं -5 कूलम बाहर कर दूं, या इसमें भी मैंने -5 कूलम आवेश बाहर स्थित कर दिया, तो बताओ तब भी आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? +5 कूलम आवेश अगर बाहर हो तब भी आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स निर्भर करेगा सिर्फ अंदर के आवेशों पर ही, बाहर के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक है, तो लिखो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बाहर उपस्थित आवेशों पर, बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट बताओ बेटाओ, मान लिया कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ है +2 कूलम, यहाँ है -2 कूलम। बताओ आवेशों का बीजगणितीय योग कितना होगा? समेशन Q +2 -2 कितना आएगा? 0। अब बताओ इसका फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स क्या आएगा? समेशन Q अपन एप्सिलॉन नॉट। बताओ समेशन Q क्या है? +2 -2 अपन एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 0 अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का, यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। तो लिखो, बंद पृष्ठ में उपस्थित, बंद पृष्ठ में उपस्थित, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग यदि आवेशों का बीजगणितीय योग यदि 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो इससे गुजरने वाला, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी 0 के बराबर होता है। अगला लिखो, अब बेटा अगला जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ये मैं आपको अगली क्लास में सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन बनता है इस पे शानदार, अपन भी लिखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। तो अभी तो लिख लो, लिखो, गाउस का नियम, गाउस का नियम
व्युत्क्रम वर्ग नियम की, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, अर्थात गाउस का नियम ऐसे क्षेत्रों पर, गाउस का नियम ऐसे क्षेत्रों पर लागू होता है, ऐसे क्षेत्रों पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की, जो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। ठीक है, तो गाउस के नियम से 5 बातें स्पष्ट थी जो अपन ने लिख ली। ये वाला जो मैंने आपको बताया, गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, तो मैं आपको बताऊंगा पहले व्युत्क्रम वर्ग नियम होता क्या है और गाउस का नियम उससे पालना कैसे करता है, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, मतलब क्वेश्चन बनता है, वो भी क्वेश्चन अपन लिखेंगे। ठीक है, बस एक नोट और लिख लो। एक नोट बताओ, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो, विद्युत क्षेत्र के प्रकार अपन ने लिखे थे, यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो तो क्या बोलते हैं, उसको समरूप विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर समरूप विद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो। वहां पर क्या था, ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान हो तो उसको अपन यहाँ किस नाम से पुकारेंगे, गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं बताओ, गाउसियन पृष्ठ। तो बार बार नाम आएगा, एक गाउसियन पृष्ठ पर विचार करते हैं या एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ऐसा नाम आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आप पता चल रहा है आपको गाउसियन पृष्ठ का मतलब ही पता नहीं है, आप सोचो यार गाउसियन पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक समान। तो नोट डाल के लिखो पहले, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बताओ, तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, आवेश का वितरण और गाउस का नियम पढ़ा। ठीक है, कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि कल अपन क्या करेंगे, गाउस का नियम सिद्ध करेंगे। अपन सिद्ध करेंगे फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिद्ध करने में तो मैं अभी भी करा सकता हूँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको कल सिद्ध करेंगे, कल की क्लास में। तो एक तो अपन गाउस का नियम सिद्ध करेंगे और ये जो मेन चीज़ है इसको अपन डिस्कस करेंगे। इस पर किस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, थैंक यू।